सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे थर्ड लेक्चर बताने वाले हैं और ये थर्ड लेक्चर में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो काफ़ी आसान सा होने वाला है भाई, काफ़ी छोटा सा लेक्चर होगा क्योंकि मेजॉरिटी चीज़ें हमने आपको बता दी है। बस थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बची हुई है, उसको हम बता देते हैं भाई। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल सकते हैं आप, अगर नहीं भी निकालते हैं तो बस देख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है लिखने का, ये सब एनसीईआरटी में भी हैं। ठीक है, आप चाहें तो रीडिंग डाल सकते हैं। जो मैं कुछ कुछ बता रहा हूँ बस आप देख लीजिए, और कुछ उतना करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल ही रहेंगे बच्चों, तो थ्योरेटिकल चीज़ों को थ्योरी की तरह ही पढ़ना चाहिए, ऐसा ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे और भी सवाल हैं आपके और चैप्टर्स में, उनको निपटाइए आप। ठीक है, तो हम आपको बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं बच्चों, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। अभी तक बच्चों हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में देखा था कि उसमें कि भाई जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करता है तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो बनते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनते हैं, उनका प्रोपोगेशन का डायरेक्शन वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के बराबर होता है, लेकिन उनका वेरिएशन परपेंडिकुलरली होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बताया था यार, आप अगर पिछले लेक्चर देखे होंगे तो पता होगा। और ऐसे भी अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, तो ये चीज़ पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्योंकि जब ईएमएफ अगर आ रही है, पृथ्वी पे आ रही है, जो उसका स्पीड हमने देखा था वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आ रहा था। और जो हम देखते हैं कि जो सनलाइट आता है, सन से जो आने वाली रेज हैं, उनका भी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, और वो भी जो आ रही है उतना दूर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ही आ रही है बच्चों। तो स्पेस में इतने सारे आ रही हैं भाई, अब स्पेस में बहुत हर एक प्लैनेट के पास जा रही होगी, है ना, तो हमारे पास थोड़ी आ रही है सिर्फ। तो वो आने वाली वेव जो होते हैं, आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उन हर एक का फ्रीक्वेंसी सेम तो नहीं होगा भाई। मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज के वेव आ रहे हैं हमारे पास, आपको भले ही पता नहीं चल रहा हो, हमें भले ही नहीं पता चल रहा हो, लेकिन मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज के वेव्स आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, तो हम क्या किए, जो और भी साइंटिस्ट आ गया है, तो उन्होंने क्या सोचा कि अब हर एक का फ्रीक्वेंसी अलग है, तो उनको एक एक तरह से क्लासिफाई करना जरूरी है भाई, है ना। अब ये सब का फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है, ये जितने भी आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, हर एक का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है ना, और उनको वो कुछ रेंज में बांटा गया है। तो वो रेंज आप देख लीजिए, जैसे कि देख सकते हैं आप इसमें कि गामा रेज के लिए यहाँ से यहाँ तक इस फ्रीक्वेंसीज के जो वेव्स होते हैं उनको हम लोग गामा रेज में रख दिए हैं। फिर एक्स रेज के लिए हम इस फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव को रख दिए हैं, अल्ट्रा वायलेट के लिए ये। तो ये सब चीज़ें बांटी गई है बच्चों, हर एक के लिए आप देख सकते हैं। और इधर इधर फ्रीक्वेंसी दिया गया है, तो इधर वेवलेंथ दिया गया है, तो आप दोनों चीज़ देख सकते हैं। तो हम एक ट्रिक से इसको याद करेंगे, अगर ये एग्जाम में कभी कभी आ जाता है तो उसको आपको आना चाहिए। तो हम इसको ऐसे याद करेंगे कि कॉस्मिक कॉस्मिक गामा एक्स यू भी इन माई रेंज। ठीक है, इस तरीके से मैं याद किया था अपने टाइम पे, ऐसे ही याद करता था मैं, हमें भी टीचर्स ने बताया था बच्चों। तो कॉस्मिक गामा एक्स यू भी इन माई रेंज जो होता है ना, तो इसको हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ अगर जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या कर रहा है, वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है इनका। वेवलेंथ का मतलब है कि इनका लेमडा जो है वो इंक्रीज होता जाता है ऊपर से नीचे आते टाइम। और अगर वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है ऊपर से नीचे आते टाइम, अगर हम नीचे से ऊपर चले जाएं, मतलब छोड़िए ना, इतना कंफ्यूज क्यों करूं मैं आपको। अगर ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी इनका कम होता जाएगा, है ना। सब अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के होते हैं, तो उनका फ्रीक्वेंसीज कम होता जाएगा। तो इस ऑर्डर में हम ऐसे करके याद करते हैं। अब ऐसा कैसे हुआ, तो भाई आपको पता होगा ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट सी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा बोल देते हैं। तो अगर ये कांस्टेंट है 3 × 10⁻⁸ तो ये अगर बढ़ रहा है तो ये घटेगा, अगर हमारे पास ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा। तो वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे कर दिया है। हाँ सर ठीक है, याद इतना तो हमको आता है सर। ठीक है बच्चों, आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी के ऑर्डर में यहाँ पे भी ऐसा करके दिखा दिया गया है। तो अगर इतने अलग अलग फ्रिक्वेंसीज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रहे हैं, तो उनमें से एक जो विजिबल रीजन में फॉल करता है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विजिबल रीजन में फॉल करते हैं, जिनका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है, उन्हें विजिबल रेज बोल देते हैं। विजिबल अल्ट्रा सॉरी विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल सकते हैं आप। तो ये जो वेव्स है ना, ये 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में आता है, और इनको हम देख पाते हैं।
ये रीजन में इतने वेवलेंथ के जितने भी अगर वेव्स हैं उनको हम देख पाएंगे। तो आप जो आंखों से देख पा रहे हैं, इसे आंखों से तो कुछ नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि अगर समझिए कि पूरा दुनिया में काला हो जाए, मतलब अंधेरा हो जाए, कुछ नहीं रहे, तो आंख तो रहेगा लेकिन फिर भी कुछ नहीं दिखाई देगा, मतलब हमारा आंख कुछ नहीं देख रहा है। आंख हमको लगता है कि हम आंखों से देख रहे हैं, गलत बात है। चीज़ें आपके आंखों में आ रही तब आपको दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है? हम सोचते हैं कि हम आँखों से देख पा रहे हैं। भाई, अगर पूरा दुनिया में ही काला हो जाए, जब कुछ दिखाई नहीं देगा, आँख भले ही रहेगा, फिर भी हम कुछ चीज़ नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब आँख नहीं है जो सब कुछ देख रहा है। इस रीज़न में अगर हमारे पास वेवलेंथ्स आ रहे हैं वेव्स के, तब जाकर हम देख पा रहे हैं। अगर देखिए ना, इस रीजन में जो आ रहे हैं उनको हम देख पा रहे हैं, वो विजिबल हैं। लेकिन बाकी भी तो हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बाकी ये सब भी तो, ये सब भी है, इनको हम नहीं देख पा रहे हैं भाई। हम जो देख पा रहे हैं सिर्फ विजिबल रीजन में फॉल होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उन्हीं को देख पा रहे हैं, जो ये होता है, ठीक है। और आप देख ही नहीं पा रहे हैं। वो और कोई जानवर को दिखाई दे रहा होगा, उनका डिज़ाइन, उनका आँखों का डिज़ाइन इस तरीके से होगा कि वो कुछ और देख पा रहे होंगे, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें होती है बच्चों, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ सवाल वैसे नहीं आएगा, मतलब यही चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, कौन किसका ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो फॉल कर रहे हैं, ये जो हैं यहाँ से यहाँ तक सारे रेडियो वेव में आते हैं, ठीक है। शॉर्ट रेडियो वेव्स हो गए, यहाँ पे टेलीविज़न वाले एएम रेडियो वेव हो गए, लॉन्ग रेडियो वेव्स हो गए, है ना, ये सब यहाँ पे आते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत आसान है, आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर इनके बारे में कुछ कुछ यूजेस आपको सवाल कभी कभी नीट के एग्ज़ाम में भी कभी कभी एक दो सवाल पूछ लेता है, थ्योरेटिकल चीज़ें है ना, तो गामा रेज के अगर बारे में पूछ लिया गया, तो एक्सरेज के बारे में पूछ लिया गया, तो आपको ये सब देखना पड़ेगा इनका यूजेस के बारे में, कि जो गामा रेज होते हैं उनको क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में, मेडिकल ट्रीटमेंट में इनका यूज होता है, मेडिकल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ स्टडी ऑफ क्रिस्टल एटम्स, इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी में यूज होता है एक्सरेज का। अल्ट्रावायलेट के लिए भी देख सकते हैं, विजुअल के लिए देख सकते हैं, टू सी द ऑब्जेक्ट्स। इंफ्रारेड किस लिए यूज होता है, ट्रीट मॉस्क्यूलर स्ट्रेन एंड मेकिंग फोटोग्राफी ड्यूरिंग द फॉग हेज, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि माइक्रोवेव और रेडियो वेव जो होते हैं ये दोनों के लिए कॉमन है। माइक्रोवेव कहीं पे लिखा हो एंड रेडियो वेव, तो दोनों के लिए चीज़ें कॉमन है। उनका यूज रेडार और टेलीकम्युनिकेशन में किया जाता है। तो ये सब हैं यार, ये सब थ्योरेटिकल है, तो ये सब आपको खुद से देखना पड़ेगा बच्चों, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, कभी आ जाए तो कर लीजिएगा, बोर्ड सोर्स में आ भी सकता है। आगे चल लेते हैं भाई। हमारे को थोड़ी सी और चीज़ें देखना है बच्चों, वो क्या है, अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ना भाई, अर्थ का वायुमंडल है ना, हिंदी में बोलते हैं इसको। अर्थ का जो वायुमंडल है उसके बारे में देख लेते हैं। तो अर्थ का वायुमंडल तो जो हम यहाँ से स्ट्रेटोस्फेयर को देख पा रहे हैं, स्ट्रेटोस्फेयर मतलब कि जो मिनिमम लेयर जो हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर तो बहुत सारे गैसेज के लेयर है ना भाई, अर्थ के ऊपर बहुत सारे गैसेज के लेयर हैं। तो हमारे जो नज़दीकी लेयर है उसको स्ट्रेटोस्फेयर बोला जाता है, ट्रोपो नहीं, स्ट्रेटो बोला जाता है ना, हाँ ठीक है। तो ये सारे गैसेज के लेयर्स होते हैं, है ना, इसमें कोई सॉलिड पार्टिकल नहीं वहाँ पे है, गैसेज के वहाँ पे लेयर्स बने होते हैं। जैसे बोला जाता है गैसियस इन्वॉल्व सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, बिल्कुल वही बोल रहा हूँ, मतलब कि गैसेज का पूरा फैला हुआ जाल है ठीक है। तो डिवीजन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर में आ जाता है बहुत सारे लेयर्स। जैसे पहला हो जाता है ट्रोपो बोला जा रहा है, लेकिन पहला स्ट्रेटो होता है ना, देखिए यहाँ पे, देखिए पहले सॉरी ट्रोपो ही होता है बच्चों। पहला जो होता है वो ट्रोपो होता है, मैं गलत था। पहला जो लेयर हमारे ऊपर जो अवेलेबल होता है, जिसमें कि बादल वादल होते हैं, जिसमें कि एरोप्लेन उड़ता है, जो कमर्शियल एरोप्लेन्स हैं, और ये सब चीज़ें होती है, जहाँ पे ड्रोन्स हम लोग उड़ाते हैं, तो ये सारे हम लोग ट्रोपोस्फेयर में उड़ाते हैं, जिसका दूरी जो ग्राउंड से होता है वो 12 किलोमीटर दूर ऊपर होता है। मतलब 0 किलोमीटर हमारे घरों से 12 किलोमीटर ऊपर तक जो लेयर है उसको ट्रोपोस्फेयर बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ट्रोपो सही था, मैं स्ट्रेटो क्यों बोल रहा था, ट्रोपो बोला जाता है। इसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है विथ हाइट के साथ, और देख सकते हैं कि यहाँ पे 290 केल्विन से इतना तक होता है। सेकंड आ जाता है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसमें कि टेम्परेचर दिया गया है इतना से इतना। मेजोस्फेयर फिर होता है जिसमें टेम्परेचर फॉल होकर 180 केल्विन तक चला जाता है, मतलब निगेटिव डिग्री सेल्सियस में भी चला जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ओजोन लेयर। मतलब ओजोन लेयर जो होता है ना वो इसमें ही फॉल करता है। ये जो ओजोन लेयर है ना, ये जो ओजोन लेयर देख रहे हैं आप बच्चों, ये मीजोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर इन दोनों के बीच में ही आ जाता है। तो मीजोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में कहीं पे आ जाएगा
ओजोन लेयर, ठीक है। तो ओजोन लेयर के बारे में बहुत सारी जानकारी अवेलेबल है इंटरनेट पे। बोला जाता है कि ये हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से बताता है, बचाता है, जो सन से आते हैं, है ना। ऑब्जर्व द मोस्ट ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रेज बोल रहा है ना, फ्रॉम द सन। जो सन से आने वाली बहुत सारी हार्मफुल रेज होती है, हार्मफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं। हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आपके लिए अच्छा नहीं होता है ना, हर एक अच्छा नहीं होता है, लेकिन बहुत सारा का यूज भी है, ठीक है। तो जो अल्ट्रा वायलेट होते हैं स्किन कैंसर करते हैं, उनसे हमको बचाता है ओजोन लेयर, जो कि इसके बीच में आता है, ठीक है। उसके बाद फिर और भी आता है, यहाँ पे भी दिखा रहे होगा आपको। फिर थर्मोस्फेयर आ जाता है, और फिर कैनली हैविड साइड आ जाता है। इनका ऊंचाई बहुत ऊंचा हो जाता है, मतलब 500 किलोमीटर ऊपर होते हैं। और इस लेयर में सेटेलाइट वगैरह उड़ते हैं, है ना। ओजोन लेयर के पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो होते हैं उनका रिफ्लेक्शन होता है, जो यहाँ पे दिख भी रहा है। यहाँ पे हम वो भी उड़ा सकते हैं, क्या बोलते हैं, जो गुब्बारा नहीं होता है जिसमें आदमी बैठते हैं, वो सब भी उतना ऊपर तक जा सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। लास्ट में अपेल्टन लेयर आता है। अपेल्टन लेयर में क्या होता है कि ये कैनली हैविड साइड से लेकर अपेल्टन लेयर के बीच को हम लोग आयनोस्फेयर बोलते हैं। इसका इंपॉर्टेंट समझिए, ये आयनोस्फेयर जो होता है वो रेडियो कम्युनिकेशन में बहुत यूज होता है, रेडियो कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो अगर जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ग्राउंड से हम लोग रेडियो वेव्स भेज रहे हैं, तो ये क्या करता है कि आयोनोस्फेयर में जो लेयर्स होते हैं उनसे टकरा कर फिर ऐसे करके यहाँ तक मान लेते हैं आ जाएगा। तो यहाँ से अल्टीना लगा रखे हैं, तो यहाँ पे भी रिसीवर अगर लगा रखे हैं तो रिसीव में यहाँ यहाँ रिसीव हो जाएगा। तो समझ रहे हैं, हम यहाँ से छोड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होके आयोनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होके हमें रिसीव हो सकता है। तो एक जगह से दूसरी जगह वेव ऐसे भी ट्रेवल कर सकता है, जिसका बहुत सारी यूज है ना बच्चों। तो यहाँ पे लिखा भी होगा आयनोस्फीयर प्लेज अ वाइटल रोल इन रेडियो कम्युनिकेशन। बिल्कुल सही बात है, बोला जा रहा है रेडियो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो ये सब चीज़ें हैं बच्चों है ना। तो ये सब आप पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। आई थिंक नहीं दे रखा होगा तो इंटरनेट पे भी इसके बारे में अवेलेबल होगा। फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट देख लेते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि इसको ऐसे समझिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो ऊपर से सनलाइट आ रही है, जो सन के रेज आ रहे हैं, उनके वजह से तो अर्थ गर्म होता ही है भाई। वो जो लाइट आ रही है, अभी तो गर्मी का टाइम है, अभी आप 8 बजे सुबह आप धूप में खड़े हो जाए तो रहा नहीं जाएगा, है ना। तो समझ सकते हैं जो सन के लाइट आ रही है ना, उसमें जो वो भी गर्मी पैदा करता है। वो तो ठीक है, लेकिन जब अर्थ गर्म होता है, जब ये अर्थ जब गर्म हो जाता है, तो ये फिर अपने तरफ से भी अगर गर्म है तो कुछ ना कुछ रेडिएट तो करेगा। तो ये इंफ्रा रेडिएशन जो होता है वो छोड़ता है। आप ऐसा प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। अगर आप घर में रहते हो, तो अगर पत्थर का घर है, पत्थर मतलब कि अरे यार, जो मैं घर में बैठा हूँ ना, तो ये जो घर बनते हैं ना ईंट ईंट वगैरह के, ईंट सीमेंट लगा के, तो ये क्या करते हैं कि दिन में तो भाई गर्म होते ही हैं। अगर आप रात में वहाँ पे अगर लाइट नहीं भी हो, और अगर आप वहाँ पे अगर ऐसे ही सो जाएं बिना कुछ बिस्तर बिछाए, तब भी आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा भाई। वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दिन भर में तो वो सनलाइट को एब्जॉर्ब किया ही है, हीट को ऑब्जर्व किया ही है, और वो रात में उसी को छोड़ रहा है। अर्थ भी ऐसा ही करता है भाई, अर्थ में भी यही चीज़ हो रहा है कि दिन भर में तो सनलाइट आ ही रहा है, नीचे आ ही रहा है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा कम होता है तो ये अपनी जो गर्मी होती है वो गर्मी छोड़ने लगता है। वो इंफ्रारेड रेडिएशन बोलते हैं उसको। और वो जब जाता है तो अब कहाँ जाएगा? ऊपर ही तो जाएगा, छोड़ रहा है तो ऊपर ही जाएगा। तो बादल ऊपर है, ऊपर मान लेते हैं मीथेन का लेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर है, और भी बहुत सारे गैसेज अवेलेबल हैं, तो वो ट्रैप कर लेता है। यहाँ से जो हीट रेडिएशन जाता है ऊपर, जो इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं। अगर वो ट्रैप हो गया तो फिर ये क्या करेगा, ये फिर दूसरी बारी हीट नीचे देगा। ये जो क्लाउड वगैरह जो है ना, ये ट्रैप कर लेते हैं, दूसरी बार हीट फिर से नीचे देगा। तो यही चीज़ तो यहाँ पे भी दिखाया जा रहा है। देखिए ऊपर से सनलाइट से ऐसे आया है, फिर ट्रैप होकर नीचे ही आ रहा है, तो भाई और ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। वार्मिंग ऑफ अर्थ एटमोसफेयर ड्यू टू द इंफ्रारेड रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय लाइंग द क्लाउड्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एटमोसफेयर, अर्थ इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। वही चीज़ है, दोबारा गर्म हो जाना भाई। जैसे ये आपका अपना घर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना, अपना घर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है, इसको अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो लेयर बनता है ऊपर, वो भी ट्रैप कर लेता है। तो इसी को बोला भी जाता है कि ग्रीन हाउस गैसेज है।
ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज। इसको ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मीथेन भी आ जाता है, CH4 भी आ जाता है, और भी एंड सम गैसेज, कुछ गैसेज और आ जाते हैं, मेरे को नाम नहीं याद है, तो और भी होते हैं। तो ये सब ट्रैप कर लेते हैं, उसी को बार बार फिर से दे देते हैं, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं, तो बहुत आसान सी चीज़ है। दोबारा गर्मी हो जाना, अर्थ का दोबारा गर्म हो जाना, उसी को बोल देते हैं हम लोग कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है ना। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन समझ लेते हैं भाई, बहुत आसान सी चीज़ है। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन क्या है भाई, आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लीजिए यहाँ पे कि ऑडियो वेव्स जो होते हैं, जो कम फ्रीक्वेंसी के साउंड, ऑडियो बोला जाए तो कम फ्रीक्वेंसी के साउंड, कम फ्रीक्वेंसी है तो उनका वेवलेंथ ज़्यादा हो सकता है। तो ऑडियो वेव्स कैन बी हियर्ड ओनली बाय द शॉर्ट डिस्टेंसेज, बिल्कुल सही बात है। अब फ्रीक्वेंसी कम है साउंड का, तो कम ही दूर तक आवाज़ जाएगा ना भाई। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर थोड़ी सुनाई दे रहा होगा, आप ही को सुनाई दे रहा होगा। सर मैं तो बैठा हूँ बहुत दूर, मैं तो पाकिस्तान से देख रहा हूँ इतना प्यार की ज़रूरत नहीं है मुझे आप पाकिस्तान से देख रहे हो बच्चों, लेकिन अगर आप देख रहे हो तो आप समझ जाइए कि आप, मैं यहाँ बोल रहा हूँ आपको वहाँ सुनाई दे रहा है, सोच लीजिए। तो ये सब किसका कमाल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कमाल है। लेकिन नॉर्मली अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो यहाँ से ज़्यादा दूर तक थोड़ी मेरी आवाज़ जा रही होगी। ये तो आप डिवाइस लगा लिए इसीलिए आपको आवाज़ आ जा रही है वहाँ तक। तो बात सही है, अगर कम फ्रीक्वेंसी के साउंड हैं तो कम दूरी तक ही तो ट्रैवल करेंगे भाई। टू ओवरकम दिस, अगर ऐसा इस चीज़ से बचना है, इस डिफ़िकल्टी से बचना है, तो एन ऑडियो वेव लो फ्रीक्वेंसी टू बी ट्रांसमिटेड इज सुपर इम्पोज्ड ऑन कैरियर वेव, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन, सुपर इम्पोजिंग इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। तो ऑब्वियसली आपको समझ में नहीं आया होगा, मेरे को भी नहीं आया, तो छोड़िए इस चीज़ को, हम आपको बताते हैं मॉड्यूलेशन क्या है। बेसिकली बात यह है कि यार हम जो आवाज़, नॉर्मल आवाज़ जो कम फ्रीक्वेंसी के साउंड है, उसको हम ज़्यादा दूर तक नहीं भेज सकते हैं। अगर हमें इस चीज़ को ज़्यादा दूर तक भेजना है तो हमें एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को अपने में मिलाना होगा, या हमें उसमें जाके मिल जाना होगा, है ना। अब कोई कमज़ोर आदमी है, अगर उसको कुछ बड़ा चीज़ करना है तो उसको मजबूत आदमी के पास जाना पड़ता है, और उसके पास जाएगा तो और मजबूत हो जाएगा, और वो ज़्यादा मार वार कर पाएगा, है ना। ये तो आप प्रैक्टिकल समझ ही रहे होंगे, इस चीज़ में तो आप आगे रहते हैं बच्चों आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो वही बात बोला जा रहा है, अगर कोई शॉर्ट फ्रीक्वेंसी का साउंड है, अगर उसको ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कराना है तो हम क्या करेंगे, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड को जोड़ देंगे, उसमें मिला देंगे। तो मिलाने के बाद क्या होगा, वो हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बन जाएगा और ज़्यादा दूर तक जा पाएगा, सिंपल सी बात है। अब ज़्यादा दूर तक तो चला गया, तो वो अब हाई फ्रीक्वेंसी साउंड थोड़ी हमें भेजना था, हमें तो जो नॉर्मल ऑडियो वेव था हमें उसको भेजना था। तो अब जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को फिर से नॉर्मल ऑडियो फॉर्म में बदलने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है उसी को बोल देते हैं डीमॉड्यूलेशन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव फ्रॉम द करियर फ्रीक्वेंसी, करियर फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं करियर वेव। और ऑडियो वेव मतलब कि लो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। आई थिंक आपको क्लियर होगा, आई थिंक आपको क्लियर होगा बच्चों, काफ़ी इजी सी बात है। तो बात यह है कि अगर हम मॉड्यूलेशन करना चाहते हैं, मान लेते हैं कि ये हमने जो वेव दिया कि भाई ये छोटा सा नॉर्मल सा जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, इसको अगर हमको ज़्यादा दूर तक भेजना है तो हम क्या करेंगे कि हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब कि इसका वेवलेंथ कम हो जाएगा। वेवलेंथ क्या होता है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, अगर इस वेवलेंथ को घटा देते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक एकदम कम कर दिया ना वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, तो इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जो जाने वाला फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, उसी को हम लोग मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, ठीक है। ये हो गया मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हो गया, ठीक है। और इसको हम लोग करियर वेव बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या, अगर हमको डीमॉड्यूलेट करना है, डीमॉड्यूलेट करना है तो क्या करेंगे बच्चों, जो आपने ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो ऐड किया था वो तो पहुंचेगा रिसीवर के पास, ये तो पहुंचेगा ही, लेकिन अब आपको क्या करना है, इसमें से जो आपने ऑडियो वेव को
भेजा था उसको घटा देना पड़ेगा। तो मैंने घटा दिया, तो अब घटा दिया तो हमें क्या मिलेगा, डीमॉड्यूलेटिंग डीमॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। कितना इजी है, बहुत इजी है भाई, बस समझने की बात है। ये क्या हो गया, ये तो ऑडियो वाला हो गया, ऑडियो वेव हो गया, ये ऑडियो वेव हो गया। आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्लियर होगा आई थिंक बच्चों। तो इस चीज़ को अगर समझे तो इसकी ज़रूरत क्यों है अगर आप ये चीज़ सोच रहे होंगे कि भाई अगर इसकी बात कर रहे हैं तो इसकी ज़रूरत क्या है, तो पहला तो आपको ज़रूरत समझ में आ ही गया होगा कि हमको दूर तक भेजना है सर, यही तो ज़रूरत है इसका। लेकिन एक और ज़रूरत है जो कि इम्पॉर्टेंट है जानना आपके लिए, और कहीं कहीं पे ऐसे ही यूज हो जाता है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एक और इसका यूज बता दूँ कि आखिरकार मॉड्यूलेशन करना क्यों है भाई। मॉड्यूलेशन करना क्यों, क्यों आफत को, ये ऐसे आफत को लेना है। पहली बात कि हमको दूर तक भेजना है। दूसरी इसकी एक और यूज है कि हम जो इसको भेज रहे हैं और इसको हम कहीं से पे रिसीव कर रहे हैं, तो हम एक अल्टीना का यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। हाइट ऑफ अल्टीना, ठीक है। तो जो अल्टीना यूज करेंगे, क्योंकि देखिए बच्चों अगर आप इसको मिला रहे हैं, जो नॉर्मल हमारे पास ऑडियो वेव है जो लेस फ्रीक्वेंसी का है, उसको हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी से मिला कैसे रहे हैं। मान लीजिए कि अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं भाई, तो आप तो नॉर्मल आवाज़ से बोले हैं, आप तो नॉर्मल आवाज़ से बोले हैं, तो आपकी नॉर्मल आवाज़ कई हज़ार किलोमीटर दूर किसी को अगर फ़ोन लगाया है तो उसको कैसे सुनाई दे रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपका नॉर्मल आवाज़ जो बोला गया होता है ना फ़ोन में, ऐसे करके बोलते हैं, फ़ोन हमारे पास अभी यही समझिए फ़ोन है हमारे पास। तो इसमें अगर हम बोलते हैं तो हमारी जो ऑडियो फॉर्म की ऑडियो वेव जो होती है, वो यहाँ पे लगी हुई जो हमारे पास रिसीवर टाइप की होती है जो हमारी आवाज़ को डिटेक्ट करती है, वो उसके पास साउंड जाता है और ये साउंड को फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देता है। अंदर लगे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप बहुत छोटे छोटे, तो वो इसको बदल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। मतलब कि अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना होता है, और अब जो वहाँ पे बन चुका है, अब उसको यहाँ से सिग्नल्स मिलता है, मतलब कि यहाँ से सिग्नल के फॉर्म में नियरेस्ट टावर के पास जाता है। यहाँ से जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल अब एसी में बदल जाता है, और वो फिर ट्रेवल करता है, वो यहाँ से ट्रेवल करता है नियरेस्ट टावर के पास। अब अगर नियरेस्ट टावर के पास चला गया है, अब वहाँ पे वो रिसीव करता है। उसके बाद क्या होता है कि अब टावर नीचे बहुत सारे केबल से जुड़े हुए हैं, टावर बस ऊपर नहीं होता है, वो नीचे बहुत सारे केबल्स लगे होते हैं, ठीक है। तो वो नीचे ऑप्टिकल केबल्स होते हैं जिनमें कि जो वेव का ट्रांसमिशन होता है, वेव जो प्रोपोगेट करता है वो स्पीड ऑफ लाइट से प्रोपोगेट करता है। तो स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, समझ सकते हैं। तो ये तो 1000 किलोमीटर की ही बात है, तो हम 1000 किलोमीटर दूर भी वहाँ पे फिर पहुँचता है, और वहाँ पे जो टावर लगा होता है वहाँ पे वो एंटीना में जाता है, और उसके बाद फिर वहाँ से जिससे आप बात कर रहे हैं, जिनसे आप बात कर रहे हैं, जो भी आपके महिला मित्र हैं, उनके मोबाइल पे सिग्नल आती है वहाँ से, टावर से, वो उनके नियरेस्ट टावर से। अब इसको कैच करता है सर, तो वो आने वाला सिग्नल तो बहुत सारे मोबाइल में जा सकता है। वो नहीं जाएगा क्योंकि उनके मोबाइल में सिम लगा हुआ है उस सिम का भी तो कुछ काम है, तो वो उसी में जाएगा जहाँ आप कॉल किए हैं, ठीक है। तो वही होता है, तो फिर उनके पास जाएगा तो वो आने वाला जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव जो होती है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल जो होती है, वो मोबाइल में आती है और फिर से अब डीमॉड्यूलेट करता है वो हाई फ्रीक्वेंसी। अगर आप सुन नहीं पाइएगा वो हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को, आप बोलेंगे कि ये कौन सी आवाज़ है भाई, ये तो कुछ और ही आवाज़ आ रही है। तो उसको फिर डीमॉड्यूलेट करके नॉर्मल वेव में बदला जाता है, नॉर्मल साउंड में बदला जाता है, जो वो आदमी बोला होता है, जो वहाँ से बोला होता है, ठीक है। तो फिर आपको सुनाई देता है भाई। तो ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। तो अब ये मोबाइल जब यूज कर रहे हैं तो इसमें एक अल्टीना भी लगा होता है। इस अब तो पहले के ज़माने जब होते थे तो भाई वहाँ पे दिखते भी थे, रेडियो वोडियो देखे होंगे तो रेडियो में तो अल्टीना लगा होता था, रेडियो लाते थे पहले। अब तो पता नहीं बच्चे देखे भी हैं कि नहीं देखे हैं। उसमें एक ऐसा अल्युमिनियम का लगा होता था, अल्युमिनियम या जो भी लगा होता था, उसको हम लोग ऐसे करके खींच के ऊपर लाते थे, ऐसे करके खींच के लाते थे। तो भाई वो अल्टीना था है ना, वो अल्टीना था, उसको हम लोग फिक्स करते थे, ऐसे करके फिक्स करना पड़ता था ताकि वो रिसीव कर पाए। अब तो मोबाइल के अंदर अल्टीने हैं, ठीक है। तो अब हमको बाहर कुछ ऐसा दिखेगा नहीं कि सर मोबाइल में अल्टीना नहीं होता है, होता है, अंदर होता है। तो वो अपने हिसाब से रिसीव कर लेता है। तो हमें उस अल्टीना के साइज पे जाना पड़ेगा, हाइट ऑफ अल्टीना। समझ में आ रहा है आपको, देखिए अभी आपको समझ में आएगा।
तो हाइट ऑफ अल्टीना बताया गया कि जो हाइट ऑफ अल्टीना आप मिनिमम लेंगे, मिनिमम हाइट ऑफ अल्टीना वो λ/4 लेंगे। आप ही बताइए ना, आपको तो सबसे मिनिमम हाइट ऑफ अल्टीना चाहिए ना भाई। अगर आपके मोबाइल में जो अल्टीना लगा है उसको हम लोग अगर 1 किलोमीटर का लगा दे तो कुछ काम का रहेगा मोबाइल। हमको मिनिमम से मिनिमम हाइट ऑफ अल्टीना चाहिए, तो उसका हाइट λ/4 होगा। ये λ/4 ये सब क्या है सर, अभी समझ में आ जाएगा। जो हमारे पास ये मॉड्यूलेटिंग जो आया है ना, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो है, जो मॉड्यूलेटिंग वेव आया हमारे पास उसका यहाँ पे उसकी वेवलेंथ है ये। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिरकार हाइट ऑफ अल्टीना में यूज क्या है मॉड्यूलेटिंग का। यूज इसलिए है क्योंकि आप समझिए, अगर हम मॉड्यूलेट नहीं किए और अगर हम मॉड्यूलेट किए तब क्या होगा। इफ़ विदाउट मॉड्यूलेशन लेते हैं, विदाउट मॉड्यूलेशन मतलब जो हमारे पास ऑडियो वेव था उसको हम डायरेक्ट भेज दिए, जो हम बोले वो डायरेक्ट भेज दिए, तो ऑब्वियसली वो नहीं जाएगा। लेकिन हम मान लेते हैं कि कुछ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड था, तो मॉड्यूलेशन नहीं किए तब क्या होगा वो समझना पड़ेगा। आपको एक फार्मूला तो पता होगा बच्चों, जो स्पीड ऑफ लाइट होता है और फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा के बराबर होता है। हाँ सर ये तो पता ही है सर। तो अगर हमने विदाउट मॉड्यूलेशन किया है वेव का ट्रांसमिशन, तो उसमें मान लेते हैं कि जो हमारे पास जो ऑडियो वेव था उसका फ्रीक्वेंसी कितना है। उसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है यार। हम कितना लें, आप बताइए हम कितना लें बच्चों। जो नॉर्मल अगर हम आदमी है ना, तो आदमी लोग जब बोलते हैं ना तो उनका जो बोलने का फ्रीक्वेंसी होता है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3,000 के आसपास जाता है। 3,000 हर्ट्ज के आसपास जाता है, 60 से 3,000 हर्ट्ज तक। उससे ऊपर तो नहीं बोल पाते उतना। हम लोग जो बॉयज़ होते हैं उतना भी नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि लेडीज़ की आवाज़ जो होती है ना, जो गर्ल्स की आवाज़ होती है वो बहुत पतली होती है, हाई फ्रीक्वेंसी का होती है, तो वो ज़्यादा चिल्ला पाते हैं हम लोग के मुकाबले। ठीक है, क्योंकि आवाज़ उनकी पतली होती है। तो बात ये है बच्चों कि तो फ्रीक्वेंसी कितना ले लें भाई। मान लेते हैं ना कि हम मैक्सिमम 3 किलो हर्ट्ज ले लेते हैं। मैक्सिमम इतना ही साउंड से हम लोग चिल्ला सकते हैं, और भी ले सकते हैं आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इस फ्रीक्वेंसी के साउंड ले लिए हैं तो हमें पता करना है कि इसका वेवलेंथ कितना होगा। तो लेमडा इक्वल टू सी अपॉन फ्रीक्वेंसी हम लोग कर देते हैं। तो सी जो स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है बच्चों। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होता है वो 3 किलो हर्ट्ज है, तो 3 × 10⁻³ हो जाएगा। और अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें, ये पर सेकेंड में होता है, तो सॉरी हम इसका वेवलेंथ निकालना चाहें तो कितना कट जाएगा और 10⁻5 आ जाएगा, 10⁻5 मीटर। मतलब कि हम इसको अगर किलोमीटर में बदले तो 100 किलोमीटर आ जाएगा बच्चों। लेमडा 100 किलोमीटर का है, तो हमारे को हाइट जो मिनिमम मिलेगा अल्टीना का वो λ/4 मिलेगा। मतलब कि 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 4, मतलब कि हम मान सकते हैं कि 25 किलोमीटर हाइट का हमें अल्टीना लगाना पड़ेगा अगर हम इस फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को सुनना चाहते हैं। आ रहा है समझ में। तो अगर हम मॉड्यूलेशन नहीं करें, मॉड्यूलेशन करें ही नहीं, जो हमारे पास ऑडियो वेव है उसका मॉड्यूलेशन करें ही नहीं, तो आपको सुनने के लिए, वो आवाज़ सुनने के लिए जो उधर से आया है, इतना किलोमीटर ऊंचाई का अल्टीना लगाना पड़ेगा। जो आप रेडियो का यूज पहले करते थे उसमें जो अल्टीना होता था कितना छोटा होता था। हाँ सर बहुत छोटा होता था, वो तो लगभग 50 सेंटीमीटर का होता था भाई, बहुत छोटा होता था। लेकिन समझिए अगर आपने मॉड्यूलेशन नहीं किया तो भाई इतना किलोमीटर का अल्टीना कौन लगाएगा, ये तो बहुत बेकार हो गया। ये तो बहुत बेकार हो गया। लेकिन अब अगर हम मॉड्यूलेशन करें विथ मॉड्यूलेशन, अगर हम मॉड्यूलेशन करें तो मॉड्यूलेशन करने से होगा क्या बच्चों। मान लेते हैं कि मॉड्यूलेशन करने के बाद, क्योंकि मॉड्यूलेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसमें लार्ज फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को ऐड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो मॉड्यूलेट करने के बाद जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बन जाता है तो फ्रीक्वेंसी इस बारी बढ़ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इस बारी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बच्चों। मतलब मान लेते हैं कि 100 मेगा हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बना दिए भाई, 100 मेगा हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम हाई फ्रीक्वेंसी ऐड कर दिए ना ऑडियो 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 वेव में। अब इतना हो गया तो अब मज़ा आएगा, इसीलिए मॉड्यूलेशन जरूरी है। मॉड्यूलेशन करके हम लोग इतना फ्रीक्वेंसी बना दिए। अब हमको पता है वेवलेंथ कितना हो जाएगा, सी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो मान लेते हैं 3 × 10⁸ होता है, और ये हो जाएगा 100
मेगा मतलब 10⁻⁶। तो लेमडा का वैल्यू जो आपके पास आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा, मतलब कि 3 मीटर का। मतलब अगर हम लोग हाइट ऑफ अल्टीना निकालना चाहें तो लेमडा/4 कर देंगे, और लेमडा/4 का मतलब हो जाएगा 3/4। ये कितना आ जाएगा बच्चों, लगभग 0 पॉइंट कितना रहा है, 0.75 मीटर का। देख सकते हैं कितना छोटा आ गया। मतलब हम इतना छोटा हाइट का अल्टीना लगाकर इस फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़रूरत इसीलिए पड़ी मॉड्यूलेशन की, क्योंकि मॉड्यूलेशन करते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है और इसका वेवलेंथ कम हो जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को कम कर देते हैं, बिना मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी कम होता है, उसमें वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि हमारे आसान हो जाएगा भाई। जो हम रेडियो सुनते हैं, रेडियो जो उसका अल्टीना हम लोग ऐसे करके ऊपर उठाते हैं, वो बिल्कुल छोटा है, लगभग इतना ही होता है, लगभग 75 सेंटीमीटर का। तो कितना, 75 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो गया है ना। कहाँ ये 25 किलोमीटर का अल्टीना है भाई, ये पागल है कौन ये करेगा भाई 25 किलोमीटर का अल्टीना लगा के। आ रहा है समझ में बच्चों। तो इसीलिए मॉड्यूलेशन ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें ये लेमडा/4 ही क्यों ले रहे हैं हर बार। लेमडा/4 लेने की क्या ज़रूरत है, और कुछ भी ले सकते हैं। लेमडा/5 ले लीजिए, लेमडा/6 ले लीजिए, है ना। और कम कर दीजिए और सही हो जाएगा, और कम हाइट का एंटीना लगाना पड़ेगा। लेकिन बच्चों बात ये है कि जो आवाज़ आ रही है, जो वेव आ रही है, जो सिग्नल आ रही है, उसको सुनना भी तो है भाई। मतलब जो ईएम वेव आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आ रही है जो सिग्नल, वो फिर हमारे फ़ोन में आने के बाद, हमारे अल्टीना से, हमारा अल्टीना के पास आने के बाद, वो आवाज़ फिर हमें सुनाई भी देना चाहिए। तो यहाँ पर आकर वो स्टैंडिंग वेव में बदल जाता है, ठीक है, अल्टीना के पास आकर। तो वो स्टैंडिंग वेव में रेजोनेंस भी होना ज़रूरी है भाई। आपने रेजोनेंस साउंड वेव में पढ़ा होगा भाई, क्लास 11th में। नहीं पढ़ा है तो मैंने लेक्चर बना रखा है, बहुत आसान आसान सा लेक्चर, जो आप जाकर देख सकते हैं, इसी चैनल पे है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने बताया था, अगर रेजोनेंस कराना है, अगर रेजोनेंस कराना है तो हमारे नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी लेना पड़ेगा। जो जितना दूरी होता है उतना उतना दूरी पे रेजोनेंस होता रहता है, ठीक है। तो बात यह है, जब स्टैंडिंग वेव अल्टीना के पास आ जाता है, जब हमारे ये जो अंदर का लगा होता है, फ़ोन के अंदर जो भी सर्किट होता है उसमें, अब आया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें होता क्या है उसमें चार्ज के वाइब्रेशन के कारण ही तो आता है। तो अंदर भी वो एसी सर्किट में चार्ज का वाइब्रेशन कराता है। तो भाई वहाँ पे जब चार्ज वाइब्रेट करता है, तो वहाँ पे वाइब्रेशन के कारण मैक्सिमम करंट और मिनिमम करंट भी मिलता है। तो अगर जिस टाइम पे अल्टीना में मैक्सिमम करंट मिला है हमें, जिस टाइम पे हमें मैक्सिमम करंट मिला है, उसको हम लोग नोड बोल देते हैं। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट जब मिलता है तो हम नोड बोल देते हैं। मैं लिख देता हूँ, इन अल्टीना अगर हमको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट मिला है तो वहाँ पे नोड बन जाता है। और फिर अगर मिनिमम मिलता है, क्योंकि वाइब्रेट कर रहा है तो ऐसे ही सीधे करता है बच्चों, फिर मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट जो मिलता है वहाँ पे एंटी नोड बन जाता है। और नोड एंटी नोड के बीच की दूरी आपको पता होगी, नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी आपको पता होगी कितनी होती है, मिनिमम दूरी कितनी होती है, लेमडा/4 होती है। अरे सर हाँ, बात तो सही आपने बोला है, बात तो सही बोला है ना, लेमडा/4 ही तो होता है। अगर कोई ऐसा वेव बन रहा है हमारे पास, ये मैक्सिमम इसको यहाँ पे मिलता है, ये पूरी इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी वेवलेंथ लेमडा होती है, ये यहाँ तक लेमडा/2 होती है, और यहाँ पे क्या होती है, इसकी लेमडा/4 होती है। तो आप ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पे कि ये अगर जीरो से शुरू हुआ है, मिनिमम से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे मैक्सिमम तक जाने में लेमडा/4 ही दूरी तो चलना पड़ा है। तो वही बोल रहा हूँ, अगर इसको नोड बोल दूँ, इसको एंटी नोड बोल दूँ, इसको नोड बोल दूँ, इसको एंटी नोड बोल दूँ, तो इन दोनों के बीच का मिनिमम दूरी कितना है, ये दूरी ऐसे नहीं लेते हैं मतलब यहाँ पे मिनिमम वेवलेंथ कितना चलना पड़ेगा, लेमडा/4। वही लेमडा/4 हमने ले लिया है, क्योंकि हमको हाइट मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम दूरी के लिए हम लेमडा/4 चलेंगे, है ना। सिंपल। हम ये यहाँ पे भी प्राप्त कर सकते हैं, ये 3 लेमडा/4 पे भी प्राप्त कर सकते हैं। यही आपको मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में मिलेगा दूरी, और वहाँ पे भी रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होना बहुत ज़रूरी है भाई, रेजोनेंस शुड हैपन।
आप ही सोचिए ना भाई, अगर हम लोग एयर कॉलम वाला एक्सपेरिमेंट करते थे बच्चों, तो उसमें हम लोग देखते थे कि जहाँ पे रेजोनेंस होता था हमें हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड सुनाई देता था, वहाँ पे अच्छा साउंड सुनाई देता था। वैसा क्यों होता था? क्योंकि वहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है भाई, वहाँ पे हमें हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड सुनाई देगा। ठीक है, तो उसी तरीक़े से यहाँ पे रेजोनेंस होने के लिए, आपको अच्छा क्वालिटी ऑफ साउंड सुनाई देने के लिए भाई इतना चाहिए। लेकिन हो सकता है अगर हमारे को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का साउंड कहीं पे फेज दिया गया, तो वहाँ पे तो हाइट चेंज हो जाएगा। अगर ये चेंज हुआ तो हाइट चेंज हो जाएगा, है ना? तो अब के मोबाइल में जो होते हैं ना, अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एडजस्टेबल अल्टीना होते हैं, अंदर जो लगे होते हैं वो अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं, है ना? वो हो जाते हैं अपने आप। तो उस तरीके का अब तो यूज होता है, अब तो एडवांस चीज़ें आ गई है ना। तो फ़ोन में आपका अगर अल्टीना ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज मिल रही हैं, तो एडजस्ट होकर फिर आपको उतना ही हाइट का अल्टीना पे काम हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें हो रही है अब, ठीक है? तो बहुत नॉर्मल सी बात है बच्चों, ऐसा कोई इसमें ख़ास बात है नहीं, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। तो बात ये है कि बच्चों, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड ट्रांसमिशन क्या होता है और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड ट्रांसमिशन क्या होता है? तो बच्चों ये बहुत आसान है। ये जो आपको मैंने बताया ना कि मॉड्यूलेशन, तो मॉड्यूलेशन दो तरीके से हो सकता है भाई। कैसे कैसे सर? एक तो एनालॉग होता है, एक डिजिटल होता है। तो आपके सिलेबस में एनालॉग के बारे में पढ़ना है। ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ना नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का ब्रांच में आ जाता है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जाएंगे तो मिलेगा ये सब चीज़ें, लेकिन अभी हमें वो सब जानने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मॉड्यूलेशन दो तरह के डिजिटल एनालॉग होते हैं। एनालॉग में हम लोग देख लेते हैं, एनालॉग में भी तीन तरीके के मॉड्यूलेशन आ जाता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड आ जाता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, और एक फेज़ आ जाता है, फेज़ मॉड्यूलेटेड। वो भी नहीं पढ़ना है, इसको भी नहीं पढ़ना है। तो ये दो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड ट्रांसमिशन में जो फाइनल हमारे पास मॉड्यूलेटेड वेव आता है, उसमें एम्पलीट्यूड का वेरिएशन होता है। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड जो होते हैं ट्रांसमिशन, उसमें फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन होता है। ठीक है, यही है नॉर्मल चीज़। इसमें क्या बोल दिया जा रहा है, इसको मैं एक एक्सपेरिमेंट से समझाना चाहता हूँ। मैंने लाया था बच्चों मेरे को, चलिए यहाँ पे आगे मैं इसमें ये चीज़ बताना चाहता हूँ, आप इस चीज़ को समझिएगा। पहले हम लोग एम देख लेते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। होते तो तीन तरह के हैं, लेकिन हम बस दो ही देखेंगे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, देखिए मैंने इसको चला दिया। जो पहला आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये क्या है? ये आपको नज़र आ रहा होगा सिग्नल, मैसेज सिग्नल है, जो कि मॉड्यूलेटिंग वेव है। ठीक है, उसको हम अगर कैरियर वेव से ऐड कर देते हैं, मतलब हम हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इसमें ऐड कर देते हैं, मतलब ये समझिए नॉर्मल वाला है। नॉर्मल में अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड अगर ऐड कर दिए हैं, तो उसका जो फाइनल एम्पलीट्यूड सिग्नल आएगा, एम्पलीट्यूड इसमें बदल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी गया है, एम्पलीट्यूड इसमें बदल रहा है। तो बात ये है ना बच्चों कि ये तो हमारे पास नॉर्मल वाला है, और ये हमारे पास क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जा रहा है। तो अब अगर इन दोनों को मिला देते हैं, मॉड्यूलेटेड वेव बनाते हैं, तो उसमें एक बारी क्या होगा कि एम्पलीट्यूड बदलेगा, मतलब ये एम सिग्नल होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा। तो इसका यूज करके, इसका यूज क्या करके, मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो है ना, इसको इस पे दोनों को मिला रहे हैं। तो मिलाने के बाद जो फाइनल हमारे पास जो मॉड्यूलेटेड वेव आ रही है, वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड है, मतलब इसमें एम्पलीट्यूड चेंज होता रहेगा। ये वेव को हम दूर तक अगर भेजना चाहते हैं, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स होते हैं, इसको लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए यूज कर सकते हैं। और लॉन्ग डिस्टेंसेज में यूज करने पे एक दिक्कत भी होता है कि हमें इसमें जो फाइन साउंड होती है ना, जो एकदम एक्यूरेट, जो एकदम बिना घिच का, जैसे कि रेडियो वेव में क्या होता है कि अगर हम लोग कभी कभी कोई सेट करते हैं फ्रीक्वेंसी, तो उस टाइम पे हमको घस घिस ऐसा साउंड सुनाई देता है। उस टाइम पे क्या होता है, वो दूर से तो आ ही रही है सिग्नल, लेकिन क्या है कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड हमारे पास जो साउंड है, वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड है। जो हमारे पास, सॉरी साउंड बोल रहा हूँ, वेव जो है बच्चों, जो सिग्नल आ रहा है, वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड है भाई। उसमें क्या हो रहा है कि चेंज हो रहा है, इसका एम्पलीट्यूड हर बार ऐसे ऐसे बदल रहा है, देख सकते हैं आप, है ना? हर बार इसका बदल रहा है। तो उसके कारण हमको एक सही साउंड नहीं सुनाई देता है, घिस घिस ऐसे साउंड सुनाई देता है। लेकिन अगर हम इसी को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कर दे बच्चों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है ना, आप नीचे वाला ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या आ रहा है कि कहीं कहीं पे थोड़ा सा छूटा हुआ है, कहीं पे छूटा हुआ है, देख सकते हैं छूटा हुआ है। जहाँ जहाँ पे छूटा हुआ है, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम हो गया साउंड का। तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से
मॉड्यूलेटेड जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होता है, जो मॉड्यूलेटेड वेव होता है, उसको अपने हिसाब से जहाँ पे अगर हाई अगर पिच अगर है कहीं पे, तो वहाँ पे अगर हम हाई पिच देखते हैं तो वहाँ पे सटा देते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं सट गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंड है, यहाँ पे एक्सपेंड है, यहाँ पे एक्सपेंड है, यहाँ पे एक्सपेंड है, क्योंकि यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड का यूज़ हुआ है। तो ये दो तरीके होते हैं रेडियो ट्रांसमिशन में, एएम और एफएम। ठीक है, इसको आप ऐसे चला सकते हैं। दिख रहा होगा आपको बिल्कुल आसानी से, दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल आसानी से दिख रहा होगा, है ना बच्चों? आई थिंक क्लियर होगा। एक में क्या होता है, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है, एक में फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा भाई, बहुत आसान है। रेडियो वेव हैविंग द फ्रीक्वेंसी लेस देन 30 मेगाहर्ट्ज़। ओके, इसमें 30 मेगाहर्ट्ज़ से कम का फ्रीक्वेंसी साउंड यूज होता है, फ्रीक्वेंसी का वेव यूज होता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड, इसको एम बैंड भी बोल जाता है। सिग्नल आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन अर्थ सरफेस इन टू वेज। बिल्कुल, एक ग्राउंड वेव से हम लोग भेज सकते हैं और एक स्काई प्रोपोगेशन से भेज सकते हैं। इसमें क्या होता है कि रेडियो वेव फ्लोइंग थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थ, ग्राउंड वेव्स मतलब अंदर के ऑप्टिकल वायर्स लगा के। यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो रेडियो वेव्स होते हैं उनको हम लोग ऊपर से भेज रहे हैं, ऊपर अल्टीना लगा के, मतलब रिफ्लेक्टेड बाय द आयोनोस्फीयर इज कॉल्ड स्काई वेव्स। भाई मैंने पीछे ही तो बताया आपको, आयनोस्फीयर में क्या होता है, अगर एंटीना लगा दिए वहाँ से ऐसे टकरा कर साउंड इधर तक आता है, तो उस ऊपर तक साउंड जा रहा है। ऊपर तक, मैं साउंड क्यों बोल रहा हूँ, ऊपर तक वेव जा रहा है, नीचे फिर आ रहा है टकरा कर। वेव बच्चों, साउंड में क्यों बोल रहा हूँ बार बार, सॉरी। तो यहाँ पे आयनोस्फीयर का यूज होता है। मैंने आपको पीछे बताया था ना, ऊपर लेयर जो होता है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अगर आपने 30 मेगाहर्ट्ज से ऊपर, मान लेते हैं कि इफ़ जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन 40 मेगाहर्ट्ज है, 40 मेगाहर्ट्ज से अगर आपने ज़्यादा की यूज किया है फ्रीक्वेंसी, देन this will go out of ionosphere and not reflection found। यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा बच्चों, है ना? जिस तरीके से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्टेड बैक है ना, यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा अगर हमने 40 मेगाहर्ट्ज से ऊपर का यूज किया। यहाँ पे तो रेडियो में 30 मेगाहर्ट्ज का ही यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड ट्रांसमिशन में कि रेडियो वेव हैविंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ 80 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज का यूज होता है इसमें फ्रीक्वेंसी। ये इसको मॉड्यूलेटेड बैंड भी बोलते हैं, 80 से 200 मेगाहर्ट्ज तक। ऑब्वियसली 80 है तो भाई ये 40 से ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल वहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होगा। टीवी सिग्नल्स ऑफ नॉर्मली फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। ओके, टीवी सिग्नल्स में जो फ्रीक्वेंसी यूज होता है वेव का, वो इसी में लाई करता है, 80 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी गया है बच्चों कि आयनोस्फीयर कैन नॉट रिफ्लेक्ट बैक द वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 40 मेगाहर्ट्ज ऑफ दिस इजिकली पेनिट्रेट द आयनोस्फीयर। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे टीवी सिग्नल्स में जो यूज हो रहे हैं एफएम, जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड ट्रांसमिशन है, इसमें कैसे होगा फिर? इसमें ऐसे होगा कि टीवी सिग्नल्स आर नॉर्मली फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, सो टीवी सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय यूजिंग टॉल अल्टीनास। इसमें टॉल अल्टीनास का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके ट्रांसमिशन के लिए हम लोग टॉल अल्टीनास का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो अगर अर्थ है तो अर्थ के सरफेस पे अगर हमने यहाँ पे देखें तो हम एक अल्टीना लगा दिए हैं। ठीक है, ये भी आपको दिख रहा होगा, इसका हाइट h है और ये d यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये d यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, जहाँ पे रेडियस से अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर हम डालें तो बिल्कुल टच करता है, मतलब कि बिल्कुल टेंजेंशियल टच है, इस टाइप का आप समझ सकते हैं, बिल्कुल टेंजेंशियल टच है। ठीक है, डी को हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ टीवी सिग्नल्स, है ना, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। ये हाइट ऑफ अल्टीना है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं कि भाई हाइट ऑफ अल्टीना क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम ये ट्रायंगल ले लें, इस टाइप से ट्रायंगल ले लें, एच और आर ई को जोड़ के, ये रेडियस ऑफ अर्थ होता है।
ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ होता है। तो अगर यहाँ पर ट्राइंगल ले लें, ये 90 डिग्री आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे करके दिख रहा होगा, तो ये हाइपोटेनस हो गया ना भाई। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि डी स्क्वायर प्लस का रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इक्वल टू एच प्लस आर का स्क्वायर, मतलब आर ही मतलब रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। हाँ सर, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। तो यहाँ पे देख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस आर ई का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर ई का स्क्वायर प्लस 2 एच आर ई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान दें तो आपको पता होगा कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है बच्चों, वो बहुत बहुत बड़ा है हाइट ऑफ अल्टीना से। भाई ये रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है आपको पता है? लगभग 6400 किलोमीटर होता है, इतना रेडियस होता है हमारे अर्थ का। और ये हाइट ऑफ अल्टीना कितना ही हो जाएगा इसके कंपैरिजन में तो बहुत छोटा है हाइट ऑफ अल्टीना, ठीक है। तो हाइट ऑफ अल्टीना बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन में। तो हम हाइट ऑफ अल्टीना को बिल्कुल कम ले सकते हैं, मतलब कि हम निग्लिजिबल जीरो तक कम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आर ई यहाँ पे देखा जाए तो आर ई फिर दोनों तरफ से कट जाएगा भाई। हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं ना बच्चों, अगर ये बहुत छोटा है और उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं तो वो और छोटा ही आएगा। क्यों आएगा और छोटा? अरे यार, अगर किलोमीटर के हिसाब से देखेंगे तो बहुत छोटा होगा ही बच्चों, है ना। तो यहाँ पे डी स्क्वायर का जो वैल्यू आ जाएगा, इसको एक और तरीका है, बाइनोमियल मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आर ई को कॉमन ले लीजिए, एच को कॉमन ले लीजिए, सॉरी आर ई को कॉमन लेकर और कर सकते हैं आप। समझ में आ रहा है? ऐसे करके अगर आर ई का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आपको पता चलेगा 1 प्लस एच अपॉन यहाँ पे आर ई बन जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे ला देंगे तो 2 एच अपॉन आर ई आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे कर सकते हैं आप बच्चों, मैं ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एच इंटू आर ई। अब बोलेंगे यहाँ पे एच ही, सर यहाँ पे एच मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी तो बहुत छोटा है, अभी तो जीरो की तरफ जाएगा। ऐसा नहीं है बच्चों, हम इसमें गुना कर रहे हैं भाई, हम इसमें गुना कर रहे हैं। रेडियस ऑफ अर्थ जो है उसमें हम गुना कर रहे हैं, तो गुना करने से कैसे और कम हो जाएगा, है। तो यहाँ पे डी का वैल्यू जो आ जाएगा अंडर रूट में 2 एच इंटू आर ई आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे जो डी हमारे पास आया है, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ टीवी सिग्नल्स आया है। जो टीवी सिग्नल्स का यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो लगभग लगभग अंडर रूट 2 एच आर ई आ रहा है, ठीक है। तो अगर चाहते हैं कि ये जो अल्टीना लगा है ये कितना एरिया कवर करेगा, जहाँ तक इसका सिग्नल्स पहुँचेगा, जहाँ तक इसका सिग्नल्स पहुँचेगा वो कितना एरिया कवर्ड किया होगा। एरिया कवर्ड बाय टीवी सिग्नल, टीवी सिग्नल्स के द्वारा कितना एरिया कवर्ड होगा, पाई इंटू डी स्क्वायर। भाई इस रेडियस में देखेंगे ना, हम इसको रेडियस मान के देखेंगे ना, क्योंकि हम डी को ही रेडियस मान के देखेंगे तब हमको पता चलेगा कितने दूर में एरिया कवर्ड है टीवी सिग्नल्स के द्वारा, इंटू डी स्क्वायर मतलब कि 2 एच आर ई आ जाएगा, 2 एच आर ई आ जाएगा बच्चों, सिंपल। इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई एच इंटू आर ई, इतना एरिया कवर्ड होगा, ठीक है। इतना एरिया कवर्ड होगा टीवी सिग्नल्स के द्वारा, मतलब इस एरिया में जो भी आएगा वो इससे कनेक्टेड ही रहेगा, इस अल्टीना से, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा यार। और अगर आपको ऐसे भी निकालना है कि कितना पॉपुलेशन इसमें आ जाएगा, है ना, तो उसको में आप एवरेज डेंसिटी से इसमें गुना कर दीजिए, आ जाएगा, है ना। वैसे भी कर सकते हैं, तो इतना कुछ आता नहीं है, नॉर्मल चीज़ है बच्चों, इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक क्लियर होगा। इसके आगे फिर क्वेश्चंस कर लेते हैं। ऐसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड ट्रांसमिशन के बाद एक फिर फेज़ मॉड्यूलेटेड आता है, उसमें बस फेज़ चेंज होते हैं, ठीक है, वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे टीवी टावर का हाइट इतना दे रखा है, और यहाँ पे बोल रहा है कि मच पॉपुलेशन कवर्ड बाय द टीवी, हाउ मच पॉपुलेशन कवर्ड बाय द टीवी इफ़ द एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ टावर इतना है। देखिए बोल रहा ना, पॉपुलेशन एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी दे दिया है। तो आपको एक चीज़ मैं अभी बताना चाह रहा था, वही चीज़, वही उसी पे सवाल है। हाइट ऑफ अल्टीना तो ठीक है कि 100 मीटर का है भाई, काफ़ी छोटा है। और हम अब देखना चाहते हैं, अगर हमको दे रखा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी बच्चों मीटर स्क्वायर में है, 1000 पर किलोमीटर स्क्वायर है।
तो आपको पता होना चाहिए कि हम एरिया निकाल सकते हैं। पॉपुलेशन एरिया कितना होगा जहाँ तक वेव पहुँच रहा होगा, ये एफ टीवी सिग्नल्स, वो कितना हो जाएगा? एरिया एरिया कवर्ड इनटू पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना बच्चों? तो एरिया कवर्ड कितना है? एरिया कवर्ड हमको नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं। तो हमको एज तो पता है ना, सॉरी एज तो हमको पता है ना बच्चों। इसे एरिया का वैल्यू कितना होता है? एरिया होता है पाई डी स्क्वायर होता है। तो एरिया कवर्ड कितना हो जाएगा? पाई इंटू 2 HRE हो जाएगा। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। तो एरिया यहाँ पे लिख देते हैं, 2 π HRE हो जाएगा इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1000। 2 पाई इंटू हाइट कितना है बच्चों? 100 मीटर, तो इसको हमको किलोमीटर में बदलना होगा। 1000 से डिवाइड करना होगा इंटू RE इंटू 1000। 1000 कट जाएगा, 2 पाई इंटू 100 इंटू RE का वैल्यू कितना होता है बच्चों? RE मतलब 6400 किलोमीटर होता है, 6400 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो ये किलोमीटर में आएगा हमारा। किलोमीटर किलोमीटर तो कट गया होगा, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे गुना कर सकते हैं आप, 4 दूना 8 हो जाएगा, 6 दूना 12 इंटू पाई इंटू 10⁴ आ जाएगा यहाँ पे। तो अब हम इसको कर सकते हैं, 128 को लगभग आप 3 से गुना कर दीजिए ना, लगभग लगभग आएगा। 38 के 24 के 4 हासिल 2, 6 2 8 और 3, 384, मतलब 384 से तो ज़्यादा ही होगा। 384 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 384 के ज़्यादा नज़दीक, मतलब आगे कौन है? यही तो आ रहा है, यही दिख रहा है। तो लगभग लगभग यहाँ पे आ जाएगा 39.5 इंटू 10⁵ इतना हमारे को पॉपुलेशन आ जाएगा। पॉपुलेशन ऐसे निकाल सकता है, हाउ मच पॉपुलेशन कवर, तो ये पॉपुलेशन ही आया बच्चों, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा भाई, इजी है बच्चों, कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट सवाल बच्चों काफ़ी आसान सा है। इसमें आप देख सकते हैं कि बोला जा रहा है कि व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग अल्टीना ऑफ द टीवी टेलीकास्ट टू कवर द रेडियस। इतना, अगर हमको इतना रेडियस कवर करना है तो हमको बताना है कि हाइट कितना होगा भाई। आपको बिल्कुल आसानी से मैंने बताया था बच्चों कि हाइट ऑफ अल्टीना क्या होता है। तो अगर आपको इस रेडियस में चलना है, मतलब कि आपको मैंने बताया अभी कि जो डी होता है √2 HRE आ रहा था, ठीक है। तो जो डी है वो रेडियस का ही तो काम कर रहा था। ये जो बच्चों पीछे आपको मैंने बताया था भाई, ये डी जो है इसी रेडियस में तो काम कर रहा है। ये डी जो था ये रेडियस ही तो था, डिस्टेंस ऑफ टीवी सिग्नल्स था ना। तो इसको हम लोग इस ऐसे भी बोल सकते हैं, रेडियस फॉर टीवी सिग्नल्स। आखिरकार हम यहाँ पे जो एरिया कवर्ड बाय द टीवी सिग्नल्स निकाल रहे हैं वो पाई डी स्क्वायर ही तो निकाल रहे हैं। तो डी किस काम के लिए यूज हो रहा होगा? रेडियस के लिए यूज हो रहा होगा। तो हम इसको रेडियस की तरह भी यूज कर सकते हैं भाई। तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे रेडियस कितना 128 किलोमीटर में है। 128 इंटू 128 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 आ जाएगा, एच हमको निकालना है, आर का वैल्यू 6400 किलोमीटर होता है। तो आप ऐसे करके हटा सकते हैं, 64 दूना ये हो जाएगा, 64 दूना होता है ना, हाँ ठीक है, 64 दूना ये होता है। फिर यहाँ पे हम अगर चाहें तो इसको दो दो भी काट सकते हैं। तो हाइट आ जाएगा आपके पास, हाइट कितना आ जाएगा भाई? 128 डिवाइडेड बाई 100 किलोमीटर में आ रहा है। मीटर में बदलना तो 1280 हो जाएगा मीटर, 1280 मीटर। काफ़ी आसान सा सवाल है बच्चों, जल्दी जल्दी से आपको कर लेना है। प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी, अच्छा इंटेंसिटी वाला सवाल है पिछले लेक्चर का। तो स्मॉल मिरर ऑफ एरिया दे रखा है ये, तो परपेंडिकुलर द अप्रोचिंग वेव, मोमेंट ट्रांसफर्ड मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय द वेव इन द मिरर पर सेकेंड, मतलब ईच सेकेंड। तो भाई अगर मिरर से टकरा रहा है तो ऑब्वियसली 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन तो 100% हो रहा होगा, मतलब जो मोमेंटम ट्रांसफर्ड हो जाएगा वो 2 टाइम्स ऑफ पी, मतलब 2 टाइम्स ऑफ
आपको पता था ई बराबर हम लोग पी सी बताए थे, तो पी बराबर ई अपॉन सी हो जाएगा, तो ई अपॉन सी आ जाएगा। तो आपको मोमेंटम ट्रांसफर 2 टाइम्स ऑफ ई क्या होता है बच्चों, एनर्जी होता है। तो ई का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं ना, एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई सी। आपको दे क्या रखा है, इंटेंसिटी दे रखा है, तो इंटेंसिटी के टर्म में हम लोग ला सकते हैं। इंटेंसिटी क्या होता है, मौसी होता है। ये सब चीज़ें मैंने बता रखा है, ऊपर नीचे सी से गुना कर देना पड़ेगा। 2 इंटू म्यू इंटू वॉल्यूम का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस स्पीड ऑफ लाइट इंटू टाइम डिवाइड बाई सी आ गया। सी काटना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी बराबर आपको मौसी पता है, तो मऊ और सी इन दोनों को एक साथ कर देना पड़ेगा। तो 2 इंटू एरिया इंटू टाइम इंटू मौसी का वैल्यू आपको आई इंटेंसिटी मिल जाएगा, नीचे सी आ जाएगा। और चीज़ आपको दे रखा है, एरिया नहीं रखा है। अब पूछ रहा है पर सेकेंड ना बच्चों, ईच सेकेंड। तो अगर समय से यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये समय समय कट जाएगा, तो समय मान लीजिए 1 सेकेंड के लिए बात कर रहा है, पर सेकेंड। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू एरिया कितना है बच्चों, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि 40 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। समय 1 सेकेंड पर सेकेंड बोला है, इंटेंसिटी कितना है 6 है, डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ कट रहा है, कट रहा है, कितना आ जाएगा देखिए ध्यान से, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 16 और कितना हो जाएगा बच्चों, 10⁻7 है ना, 10⁻⁻11 हो जाएगा, है ऑप्शन में, यहाँ पे दिख रहा है हमें, यही तो है ऑप्शन में। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो काफ़ी आसान है यार, काफ़ी आसान है बच्चों, यहाँ तक आने के लिए थैंक यू। कुछ है नहीं ये वेब से बच्चों, और कुछ यहाँ तक आने के लिए थैंक यू। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय।